हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माओ जेडांग के बारे में बताऊंगा। और जब हम माओ जेडांग की बात करते हैं तो माओ जेडांग का जन्म जो है वह 1893 में चीन के बुआन शहर के साओआन नामक ग्राम में हुआ था। और जो कि यह एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे। इसी के दौरान जब ये 7 वर्ष के हुए तो इन्होंने कृषि के कार्य में लगे। और 8 वर्ष के जैसे ही हुए तो इन्होंने एक निजी शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण इन्हें जो अपनी शिक्षा है उसे 12 वर्ष की आयु में छोड़नी पड़ी। और फिर उसके साथ ही इन्होंने कृषि के काम में लग गए पूरी तरह से। लेकिन 2 वर्षों के बाद जब यह 14 वर्ष के थे तब इन्होंने सोचा कि मैं दोबारा से शिक्षा ग्रहण करता हूँ, प्राप्त करता हूँ। तो वह दोबारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए लग गए। लेकिन उसी समय उनकी शादी करवा दी गई, जिसमें कि उनकी जो ये वैवाहिक जीवन है वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। और उनकी जो पढ़ाई है वह भी छूट गई। और इसी के साथ कुछ समय बाद यानी कि यह जब 18 वर्ष के हुए तब इन्होंने चाइनीज़ क्रांति, जो कि उस समय सैन यात सेन के द्वारा किया जा रहा था, उस चाइनीज़ क्रांति से ये बहुत ही प्रभावित हुए। और उससे इन्होंने सीख प्राप्त की और उसमें उन्होंने समर्थन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही सैन्य शिक्षा का अभ्यास किया, जिसे इन्होंने अगले 1 वर्ष बाद इन्होंने छोड़ दिया। और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। और जो कि उस समय जो समाजवादी पार्टी की जब मैं बात करूं तो उस समय के जो नेता थे वह चियांग क्यांग हू थे। जो कि चियांग क्यांग हू ही उस समय के समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे, प्रमुख दावेदारी थे। तो उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया और उस दौरान करते रहे। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद जब ये 25 वर्ष के हुए तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो उच्च शिक्षा है उसे पूरी करूं। और वाकई में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को पूरी किया। फिर उस दौरान इन्होंने वहीं के एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया इन्होंने। और इसके बाद जब ये 27 वर्ष के हुए तब इन्होंने जो कार्ल मार्क्स हैं उनको पढ़ा इन्होंने उस लाइब्रेरी में ही रहकर। और उन्होंने जब मार्क्स को पढ़ा तो मार्क्स के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने अपने विचारों में मार्क्स के प्रभाव को देखा। और इस दौरान जब ये 28 वर्ष के हुए तब इन्होंने वुहान शहर में ही समाजवादी पार्टी के सचिव के पद पर काम किया इन्होंने। और जब मैं बात करूं जब ये 32 वर्ष के हुए 1925 में, तब क्या हुआ कि सैन यात सेन का मृत्यु हो गई, मतलब उनका निधन हो गया। और उसके बाद जो चियांग क्यांग हू थे वह क्वामिंगतन पार्टी के प्रमुख नेता बन गए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो कि ये पार्टी थी तो इसमें क्या हुआ कि जो चियांग क्यांग हू है तो चियांग क्यांग हू का इन्होंने विरोध किया। माओ ने खूब बढ़ चढ़ के विरोध किया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि चियांग क्यांग हू जो क्वामिंगतंग पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वह बहुत ही शक्तिशाली थे। तो क्या हुआ, माओ तो उनके सामने में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय तो माओ एक छोटे से पद पे छोटे से सचिव के पद पर विराजमान था। तो इसलिए उन्होंने जब उनका विरोध किया तो फिर कुछ तो हो नहीं पाया इस विरोध का फल। तो क्या हुआ, बल्कि उसका वो नकारात्मक रूप निकला कि माओ को वहाँ से भागना पड़ा, उनको अपना जो पद है वह छोड़ के भागना पड़ा। फिर उन्होंने 2 वर्षों के बाद यानी कि 34 वर्ष में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की, जिसके वह अध्यक्ष बने और उस दौरान ही काम किया। और उसके बाद ही देखा जाए तो उनकी जो वास्तविक राजनीतिक जीवन है वह पूर्ण रूप से शुरू हुई थी। और उसके साथ उन्होंने 37 वर्ष की आयु में यानी कि 1941 में उन्होंने लंबी क्रांति यानी कि दीर्घ क्रूच नामक क्रांति किया, जिसके वजह से ही इनको सफलताएं प्राप्त हुई। और उस दौरान ही इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित किया अपने आप को और जनहित में कार्य किया। अपने जो साम्यवाद की विचारधारा थी उसे इन्होंने फैलाया। और इसी के साथ अब हम दोस्तों माओ जेडांग के
प्रमुख रचना की बात करेंगे। तो जब हम इनके प्रमुख रचना की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख 5 रचनाएं हैं। पहली इनकी रचना है 1937 में, दूसरी रचना है इनकी 1940 में, तीसरी रचना है इनकी 45 में, और चौथी रचना है इनकी 47 में, और पांचवी रचना है इनकी 49 में। अब मैं इनकी पहली प्रमुख रचना की बात करता हूँ। तो इनकी जो पहली रचना है वह है 37 में, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है 37 में, यह इनकी प्रथम प्रमुख रचना थी। और दूसरी रचना है इनकी न्यू डेमोक्रेसी, जो कि 40 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने नवीन लोकतंत्र के बारे में 1940 में लिखा था इसे। इसके साथ इनकी तीसरी रचना है ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट। ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट में इन्होंने एक ऐसे सरकार की बात की है जो जनहित में, जो साम्यवादी के तौर पर काम करती है। इसकी इन्होंने 45 में रचना की थी। और इसके साथ इनकी जो 47 की जो रचना है उसमें वो है द फर्स्ट पोजीशन एंड द टास्क अहेड। मतलब कि इनकी जो 47 की रचना है द फर्स्ट पोजीशन एंड द टास्क ऑफ अहेड, ये है इनकी 47 की रचना। उसके बाद इनकी जो 49 की जो रचना है, जो आखिरी प्रमुख रचना है, वह है इनकी द पीपल्स ऑफ क्रिटिक, द पीपल्स ऑफ पॉलिटिकल। इनकी जो रचना है दोस्तों पांचवी, वो है द पीपल्स पॉलिटिकल कंट्राडिक्ट। इसमें इन्होंने जो पूरी तरह से राजनीति की बात की है। और इसमें अब मैं बता दूं कि यही इनकी 5 प्रमुख रचनाएं थी। और इसके साथ अब जब हम इनके अन्य सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे कि इनकी युद्ध के सिद्धांत हो गए हैं, क्रांति के सिद्धांत हो गए हैं, और जो मतलब कि अन्य जो इनके सिद्धांत हैं उसकी हम अब आगे बात करेंगे। इसके साथ दोस्तों अब हम जब इनके युद्ध के सिद्धांत की बात करते हैं तो युद्ध को इन्होंने बहुत ही अहम माना है। और इन्होंने कहा है कि युद्ध ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम बुराई का सर्वनाश करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इन्होंने देखा जाए तो दोस्तों युद्ध को बहुत ही अहम माना है, सकारात्मक माना है। और इन्होंने युद्ध को महत्व दिया है, जिसमें इन्होंने युद्ध को 2 भागों में बांटा है। पहला है क्रांतिकारी युद्ध और दूसरा है इनका जो है क्रांति के विरुद्ध युद्ध। तो जब हम क्रांतिकारी युद्ध की बात करते हैं तो क्रांतिकारी युद्ध में क्या होता है कि राज्य के अंतर्गत किसी नकारात्मक शक्ति, किसी नकारात्मक बुराई को ख़त्म करने के लिए उसके प्रति क्रांति की जाती है और उसे समाप्त किया जाता है। और जब क्रांति के विरुद्ध युद्ध की बात करूं तो इन्होंने क्रांति के विरुद्ध युद्ध कब किया था, जब यह क्वामिंतांग पार्टी के विरुद्ध इन्होंने जो नेता थे उसके विरुद्ध जो इन्होंने क्रांति किया था वह थी क्रांति के विरुद्ध युद्ध। तो यह है इनके युद्ध के सिद्धांत। अब इसके साथ ही दोस्तों जब हम इनके शक्ति के सिद्धांत की बात करेंगे तो शक्ति के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि शक्ति एक अहम तत्व है और जिसके पास शक्ति है वही शासन को संभालने योग्य व्यक्ति है। अर्थात इनका जो शक्ति के ऊपर एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और इन्होंने जो कथन कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने शक्ति के ऊपर कहा है कि जो शक्ति है वह बंदूक के नली से निकलती है। अर्थात इन्होंने शक्ति को बंदूक की नली से निकलने वाले तत्व के रूप में माना है। और इन्होंने जितने भी क्रांति किए हैं उसमें इन्होंने बंदूक का प्रयोग किया है। जिसमें कि क्या हुआ था कि इन्होंने जितने भी क्रांति किए थे इन्होंने बंदूक तो उठा ही लिया था, और जितने भी क्रांति किए हैं वह इन्होंने बंदूक के दम पे किया, बंदूक के दम पे इन्होंने जीता। जो जो इनके साथ थे उनका अच्छा किया, जो जो इनके विरुद्ध थे उनको इन्होंने मार दिया। और इसी प्रकार दोस्तों जब मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जितने भी हमारे नक्सलवाद हैं यह सब भी माओवादी विचारधारा के ही ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात ये माओ के विचारधारा के अनुसार ही चल रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो नक्सलवाद हैं जो ये भी जो हमारे जंगली इलाकों में है, जो झारखंड व छत्तीसगढ़ में है, तो इन्होंने भी माओ को पढ़ा और माओ के आदर्श को अपनाया और इन्होंने अपने जो हित है, अपने हित को प्राप्त करने के लिए बंदूक उठाई है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब मैं इनके
जो मैं क्रांति की बात करता हूँ, क्रांति के सिद्धांत की बात करता हूँ, तो इन्होंने क्रांति को भी अहम माना है तथा इन्होंने 2 प्रकार की क्रांति की बात की है। पहली क्रांति तो इनकी है, जो इनकी पहली क्रांति है वह है राष्ट्रवादी क्रांति, और जो इनकी दूसरी क्रांति है वह है लोकतांत्रिक क्रांति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये राष्ट्रवादी क्रांति है, आप लोगों को थोड़ा तो पता ही होगा कि राष्ट्रवादी क्रांति यानी कि जो ये है हमारे राष्ट्र की जो विचार है, राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा है, या जो अपने राष्ट्र के लिए जो कर गुजरने की जो विचारधारा है, भावना है, यह उसके द्वारा ही निर्मित होती है। जिसमें कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे जो भारत है, भारत में हमारे लगभग 250 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो जो हमने जिस भावना से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति किए, उनसे लड़ाई की, उन्हें भगाने के लिए जो हमने क्रांति की है, तो वही थी देखा जाए तो राष्ट्रवादी क्रांति, जिसमें कि हमने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए दूसरे राष्ट्र के खिलाफ क्रांति किया है, तो वह है राष्ट्रवादी क्रांति। इसके साथ जब हम लोकतांत्रिक क्रांति की बात करते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो जो राष्ट्रवादी क्रांति थी वह बाहरी रूप की क्रांति थी। बाहर मतलब बाहरी रूप की, बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको हटाने के लिए किया गया था, वो थी क्रांति। इस प्रकार जब हम वो क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक क्रांति की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक क्रांति जो है वह आंतरिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने राष्ट्र के ही जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो अपने फायदे के लिए, जो अपने हित में कार्य कर रहे हैं, उनको खदेड़ना, उनसे जो है शासन तंत्र को छीनना, वो है लोकतांत्रिक क्रांति। अब इसके साथ ही अब हम इनके प्रमुख सांस्कृतिक क्रांति के सिद्धांत की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो सांस्कृतिक क्रांति की बात की है, तो इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जो इनकी जो विचारधारा थी, जो साम्यवादी और जो माओवादी विचारधारा थी, इसे इन्होंने फैलाना चाहा, और इसे फैलाने के लिए इन्होंने वहाँ पर 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति नामक एक क्रांति की, जिसमें इन्होंने पूर्ण रूप से बंदूक उठा रखा था, और जो इनके साथ थे उनको इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो इनके विरुद्ध थे उन्हें इन्होंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो यही है इनकी सांस्कृतिक क्रांति, जिसमें इन्होंने अपनी विचारधारा को, अपने माओवादी विचारधारा को फैलाने के लिए किया था। अब इसके साथ ही दोस्तों हम इनके नवीन लोकतंत्र की जब बात करते हैं, नवीन लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इन्होंने नवीन लोकतंत्र पे कहा है कि जो ये नवीन लोकतंत्र है, ये कब आता है? जब हम किसी के विरुद्ध क्रांति करते हैं और उस क्रांति में जब हम सफल होते हैं, तब हम एक नवीन लोकतंत्र नामक शासन प्रणाली को स्थापना करते हैं, जिसमें कि जो दोनों ही वर्ग है, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, इन दोनों को ही हम साथ लेके चलते हैं, और इन दोनों के साथ ही हम राष्ट्र के कल्याण में कार्य करते हैं। और जो भी है इसमें यह है कि जो पूंजीपति वर्ग हैं और जो मजदूर वर्ग हैं, इनमें आपसी संबंध कायम करके राष्ट्र हित को विशेष रूप से देखा जाता है, और इनसे काम करवाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम इनके लोकतांत्रिक अधिनायकवादी की परिकल्पना की सिद्धांत की बात करेंगे। जब हम लोकतांत्रिक अधिनायकवादी परिकल्पना के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आप देखोगे कि जो पूंजीपति वर्ग हैं उनके हाथों में शक्ति है, शासन है, लेकिन क्या है कि वह राष्ट्र के खिलाफ या मजदूर वर्ग के खिलाफ या उनका शोषण कर अपना फ़ायदा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है यह नवीन क्रांति, ये नवीन लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या था कि आप दोनों मिलकर काम करोगे राष्ट्र के कल्याण में, आप अपना फ़ायदा नहीं देखोगे। मतलब जो पूंजीपति वर्ग है वह अपना फ़ायदा नहीं देखेगा, वह जितने भी काम करेगा वह राष्ट्र के हित में करेगा और मजदूर वर्ग के हित में करेगा। और यदि उसने कभी अपने हित में कार्य करना सोचा, तो माओ के समय में उन व्यक्तियों को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। तो ये है लोकतांत्रिक अधिनायकवादी की परिकल्पना का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि पूंजीपति वर्गों के पास शक्ति है, शासन है, लेकिन वह मात्र राष्ट्र के हित में कार्य करेगी, जिसमें वह मजदूर वर्ग के हित को भी ध्यान में रखेगी। तो
ये हमने बता दिया। अब हम इनके लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात करेंगे। तो जिस प्रकार हम अपने देश की बात करें तो क्या है कि हमारे पास शक्तियाँ दो मतलब जो हमारी जो राज्य के पास जो शक्तियाँ हैं, मतलब राज्य के पास भी शक्तियाँ हैं और केंद्र के पास भी शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर मतलब कि कुछ जो शक्तियाँ हैं वो जो मतलब जो कुछ शक्तियाँ हैं उसमें क्या है कि सर्वश्रेष्ठ है हमारे पास केंद्र। मतलब जब केंद्र सरकार जब कुछ कहेगा तो वह राज्य सरकार को मानना ही है, क्योंकि हमने जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास केंद्रित की है। तो इस प्रकार जो इन्होंने केंद्रीय जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों के ऊपर भी एक केंद्र शक्ति होगी, केंद्र शासन होगा, जिसके अनुसार सभी को चलना होगा, सभी राज्यों को कार्य करना होगा, उनकी बात मानकर चलना होगा। तो यह है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। इसके बाद दोस्तों जब हम इनके व्यक्ति पूजा की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति पूजा में माओ ने जो अपने विचारधारा हैं, जो माओवादी विचारधारा हैं, साम्यवादी विचारधारा हैं, इसे फैलाया है इन्होंने। और देखा जाए तो इन्होंने अपने आप को इस प्रकार जनता के सामने प्रस्तुत किया कि जनता जो है वह इन्हें भगवान मानती है, इन्हें ईश्वर के समान पूजते हैं। और यही थी इनकी व्यक्ति पूजा की अवधारणा, जिसमें इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताया, अपने विचारधारा को श्रेष्ठ बताया और ईश्वर के रूप में स्वीकार मतलब कि अपने आप को जनता के सामने वो प्रत्यक्ष रूप में प्रदान किया। तो यह थी इनकी व्यक्ति पूजा। इसके साथ ही जब हम मतलब कि विचार व अभिव्यक्ति के सिद्धांत की बात करें तो माओ ने कहा है, माओ का कथन है कि सैकड़ों नए फूल, नए विचार खिलने दो, उत्पन्न होने दो। मतलब इन्होंने ऐसा तो कहा है कि जो सैकड़ों जो नए विचार हैं, नए मत हैं, उन्हें आने दो, निकलने दो। लेकिन दोस्तों इनकी जो ये कथन है ना, ये धरी की धरी तब रह जाती है जब कोई भी व्यक्ति इनके विरोध बात करे। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके विरोध बात करता है तो उन्हें जान से ख़त्म कर दिया जाता है। तो मतलब इनकी जो कथन है तो धरी की धरी रह गई। इन्होंने कह तो दिया सैकड़ों विचार खुलने दो, उत्पन्न होने दो, विचारों को रखने दो, लेकिन जैसे ही कोई इनके खिलाफ जाता है उन्हें मार देते हैं। तो ये कहाँ से विचार और अभिव्यक्ति की बात हुई। तो इसमें मैं इनकी आलोचनात्मक वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें इन्होंने कहा है कि जो सैकड़ों नए विचार हैं उसे खिलने दो, उत्पन्न होने दो, लेकिन हाँ वह विचार मेरे साथ होना चाहिए। मतलब माओवाद विचारधारा के साथ ही होने चाहिए, गैर माओवादी या गैर साम्यवादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, वरना उस फूल को ये मसल देते थे। इन्होंने ऐसे कहा है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम इनके अगले सिद्धांत की बात करते हैं। तो जिसमें इन्होंने जो साम्राज्यवाद के सिद्धांत है, साम्राज्यवाद के सिद्धांत में इन्होंने कहा है, मतलब साम्राज्यवाद के सिद्धांत में इन्होंने पूरे विश्व को दो भागों में बांटा है, पूंजीपति वर्ग और साम्यवादी वर्ग। तो इन्होंने बात तो कह दी है पूरे विश्व की दो भागों में बांट करके, पूंजीपति वर्ग और एक है साम्यवादी वर्ग। लेकिन दोस्तों जो बीच में है, जो बीच वाले गुट में है, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है, मैं आपको बता दूं साफ साफ, उन्हें उन देशों को माओ ने गाली दिया है। कहा है कि तुम भड़वे हो, या जो कहते हैं ना बीच वाले हो, वो मतलब कुत्ते हो, या मतलब कहा है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, तुम बीच में हो। तो इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो गाली दिया है, नकारात्मक माना है। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो माओ ने हमें एक तरह से देखा जाए तो गाली दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था को गाली दिया है। तो यही थी इनकी साम्राज्यवाद की सिद्धांत। इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ ही अब हम इनके तो पूरे सिद्धांतों के बारे में पढ़ ही लिया है, युद्ध, क्रांति, शक्ति। तो दोस्तों यही थी माओवाद या जेडांग माओ का पूर्णतम वर्णन, जिसमें मैंने आपको इनके जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं व इनके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं साफ साफ कि जब हम माओ की विचारधारा को पढ़ते हैं, माओ के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माओ ने क्या कहा है। माओ ने कहा है कि जो माओवादी विचारधारा है वही इनके लिए अहम है। मतलब कि जो इनका जो पर्सनल व्यक्तिगत था वही ये दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपनाना चाहते थे, अमल करवाना चाहते थे।
इसलिए इन्होंने शक्ति की अवधारणा में बंदूक को उठाया और बंदूक के द्वारा ही इन्होंने क्रांति को सफल किया, चाहे वो डरा के करे या धमका के करे, लेकिन इन्होंने सफल क्रांति की। और दोस्तों इनकी मैं बता दूं, इनकी एक और थी इनकी एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत थी, बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है ये, लेकिन वो असफल हुआ। वो थी इनकी लंबी छलांग या ऊंची छलांग। मैं बता दूं इसमें क्या हुआ, इन्होंने इसमें कहा था इन्होंने कि हम 3 साल तक ही इतनी मेहनत करेंगे कि हम आने वाले 1000 सालों तक मतलब कि बिना कुछ किए रह सकते हैं। 1000 सालों तक सोच सकते हो, बस ये 3 साल ही इतने मतलब कि वस्तुएं को उत्पन्न कर लेंगे कि ये आने वाले 1000 साल तक ये बैठ के खाएंगे। मतलब 3 साल में ही ये इतने अनाज उगा लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसे सीरियस मत लेना। मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि 3 साल में मान लो हमने पूरे अनाज का भंडारण कर लिया है और उसको हम 1000 वर्षों तक संभाल के रखेंगे, 1000 वर्षों तक बिना कुछ किए खाएंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इनकी जो ये विचारधारा है यह धरी की धरी रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ, इसके 2 प्रमुख कारण हैं, युद्ध और अकाल। इसमें इनकी जो ये विचारधारा थी या प्लानिंग थी वह बेकार सिद्ध हुई। तो दोस्तों यही थी इनके प्रमुख सिद्धांत, और जिसका मैंने पूर्णतम व अच्छी तरह से बता ही दिया है। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कि और मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिएगा। और यही थी माओ जेडोंग का पूर्णतम वर्णन।